एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं वेरिएशन प्रिंसिपल के बारे में, जिसको हम वेरिएशनल मेथड भी बोलते हैं और रेले मेथड भी बोलते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स का टॉपिक है आपके पास, जिसे हम बोलते हैं। इसमें बेसिक करते क्या है, जो काम श्रोडिंगर नहीं कर सकती वो वेरिएशनल प्रिंसिपल कर सकता है। ठीक है, तो आओ इसी के बारे में पढ़ते हैं कि जब आपका सिस्टम जो है उसके पास ये एक या एक से ज़्यादा पार्टिकल्स हैं, तो आपकी श्रोडिंगर पिक्चर आप उनको एक्सप्लेन कर सकती है। पर्टर्बेशन थ्योरी भी वहाँ पर एक्सेप्टेड मानी जाती है। लेकिन अगर आपके पास 10-15 पार्टिकल्स हो गए एक सिस्टम के अंदर, तो वो एक्सप्लेन नहीं हो पाएंगे। उसके लिए हमें वेरिएशन प्रिंसिपल की मदद लेनी ही पड़ेगी। वेरिएशन प्रिंसिपल बड़े आराम से बता देता है। तो वही चीज़ लिखी यहाँ पे, जब सिस्टम कंटेन करता है 1 और 2 पार्टिकल्स, सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन इज पॉसिबल। हाउ एवर मोस्ट हैव मतलब ज़्यादातर यहाँ पे लिख सकते हो मोस्ट पार्टिकल्स, यहाँ पे बोल सकते हो सिस्टम है मैनी पार्टिकल्स बट श्रोडिंगर इक्वेशन can't be solved of perturbation theory too. But according to variation principle, we can calculate approximate value of ground state energy, and for such system, the Schrödinger equation can be solved. ओके, सो अकॉर्डिंग टू वेरिएशन प्रिंसिपल हम जानते हैं कि अबाउट द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के बारे में हम जानते ही हैं। ठीक है, और अगर हम साई के बारे में नहीं जानते हैं, ठीक है, देन हम अज्यूम कर लेते हैं साई को हम ट्रायल वेव फंक्शन मान के चलते हैं, साई ट्रायल, एंड ड्यू टू इट वी कैन कैलकुलेट द ग्राउंड स्टेट एनर्जी। तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि हम किसी साई को साई ट्रायल मान लेते हैं, हमें ठीक है, हमें वो पता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या होता है, बेसिकली ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो होती है आपके पास, ग्राउंड स्टेट एनर्जी वो हमेशा कम होती है ई नॉट से। ऐसा क्यों? क्योंकि ये क्या है, अपर बाउंड है। ठीक है, और मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू जो है वो ई नॉट की है, ई जी एस से। ठीक है, अब ई नॉट जो है वो एलिमिनेट हो सकता है। कैसे एलिमिनेट होगा ये? बाय कैलकुलेटिंग द एक्सपेक्टेशन वैल्यू, बाय कैलकुलेटिंग एक्सपेक्टेशन वैल्यू। सो हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास अपर बाउंड होता है, बेसिकली अपर बाउंड हमें ये एक्सप्लेन करते हैं, नहीं ई नॉट, ये हमें ये ई जी होगा। ठीक है, अपर बाउंड ऑफ ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ये ई जी एस बेसिकली अपर बाउंड, ये ई जी एस है अपर बाउंड ऑफ ग्राउंड स्टेट एनर्जी, और ई नॉट क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ग्राउंड स्टेट एनर्जी। सो हम क्या करते हैं, ई नॉट को अगर मुझे एलिमिनेट करना है तो हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू का हेल्प लेते हैं, जिसमें क्या होता है, हम बोलते हैं कि आपकी जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी होगी वो क्या होगी, कम होगी, और किससे कम होगी, और बराबर होगी आपके हैमिल्टोनियन के। ठीक है, अब यहाँ पे ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो होगी आपके पास, ई जी एस इज लेस देन और इक्वल टू द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द हार्मोनिक ऑपरेटर। ये कौन बता रहा है? अपर बाउंड बता रहा है आपको। ठीक है, आप ई जी एस को लिख सकते हो लेस देन इक्वल टू एक्सपेक्टेशन वैल्यू के अंदर आपके पास एच। ये मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा ये ई नॉट इज इक्वल्स टू साई ट्रायल एच। साई ट्रायल के बीच में से एच निकलेगा ना, सेम सेम के बीच में, डिफरेंट डिफरेंट होंगे तो नहीं निकल सकता, सेम सेम होते हैं तो बीच में से ये एच निकल गया। ठीक है, अगर साई स्टार होगा और साई तो नहीं निकलता एच बाहर अकेला। ठीक है, अब इसका प्रूफ भी दिया गया है कि मैंने ये कैसे बोल दिया। और बेसिकली तुमको एक बात बताऊँ, ये जो मैंने तुमको एक्सप्लेन करा है, यही इसका रिजल्ट होने वाला है। ठीक है, यही रिजल्ट होगा। ठीक है, अब इसको प्रूव करते हैं। इस रिजल्ट को हम मानते हैं हमारे पास साई 1 से लेके साई n तक कंप्लीट सेट है आपके आइगन स्टेट्स का। ये सारी आइगन स्टेट हैं। ठीक है, किसकी? एच ऑपरेटर यानी हैमिल्टोनियन की। ठीक है, सच डैट, इसका मतलब हुआ कि सारे के सारे आइगन स्टेट्स जो आ रही हैं आपके पास, ये क्या है, ऑर्थोनॉर्मल है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ऑर्थोनॉर्मलिटी की कंडीशन लगा देते हैं कि साई एन और साई एम ये ब्रांकेट में लिख दी, किसके बराबर होंगे, डेल्टा एन एम के बराबर। ये तभी माने जाएंगे डेल एन एम के बराबर जब आपके पास एन इज़ नॉट इक्वल टू एम। ठीक है, बराबर नहीं होंगे तो ज़ीरो, और बराबर होगा तो मतलब ये आपस में, मतलब 1 होगा तो आपस में ये बराबर है। ठीक है, अब जितनी भी आपके पास आइगन स्टेट्स हैं वो एक कंप्लीट बेसिस को फॉर्म कर रही हैं। अगर तुम नहीं जानते बेसिस क्या होता तो मेरी बेसिक वीडियो है मेरे पास क्वांटम मैकेनिक्स, वहाँ से पढ़ना। लेकिन अभी टाइम कम है, तुम्हारे बच्चों का पेपर भी लगने वाला है क्वांटम का। सो बेसिस का मतलब होता है जैसे तुम्हारे पास ये आपस में फॉर्म या तो प्लस में होंगे या तो मल्टीप्लिकेशन में हो। ठीक है, तो आइगन स्टेट्स जो हैं वो कंप्लीट बेसिस फॉर्म करती हैं, मतलब कि प्रूव करती हैं इस टर्म को। प्रोजेक्शन ऑपरेटर जो होता है बेसिकली आपके पास, वो क्या होता है, साई 1 साई 2, यानी ये बेसिक फॉर्म, जनरल फॉर्म प्रोजेक्शन की होती है। प्रोजेक्शन ऑपरेटर के बारे में डालिए प्ले लिस्ट में, देख लेना। सो पी ऑफ आई, हम सिर्फ पी नॉर्मल पी लिखा है मैंने, पी इज इक्वल्स टू साई 1 एंड साई 2 कैट के ब्रा के अंदर। ठीक है, अगर मैं आई टर्म के लिए लेती हूँ तो आई इज इक्वल्स टू 1 से लेके एन तक पता नहीं कितनी टर्म्स होंगी, जिसकी वैल्यू होती है 1। 1 कैसे आएगी? इस फार्मूला की वजह से, यानी कि ये जो आपके पास फार्मूला चला है प्रोजेक्शन ऑपरेटर की जो वैल्यू होती है साई ऑफ आई 1 से लेके एन तक, साई आई इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड इक्वेशन मान लिया,
अभी जो आपके पास आइगन स्टेट्स हैं बेसिकली ये सेटिस्फाई करती हैं आइगन इक्वेशन को, जो कि होती है एच साई इज इक्वल्स टू ई साई। ये क्या है आपके पास, ये आइगन वैल्यू है, ये क्या आपके पास आइगन वेक्टर्स हैं, ठीक है। सो एच की कितनी आती है वैल्यू ई, ठीक है। हैमिल्टोनियन और एनर्जी बराबर रहते हैं एक दूसरे के। सो आइगन स्टेट जो हैं वो सेटिस्फाई कर रही है। इस इक्वेशन को 1, 2 एंड 3 तुमने यहाँ पे लिख दिया। अब एक आर्बिट्रेरी स्टेट होगी साई, जिसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, साई इज इक्वल्स टू 1 इंटू साई। अब पुट इक्वेशन 2 इन इट, इसमें इक्वेशन नंबर 2 डाल दो। इक्वेशन नंबर 2 क्या है आपके पास, ये वाली है, ठीक है। अब 1 का क्या मतलब है, 1 का मतलब ये तुमने लिखा है यहाँ पे 1। इक्वेशन नंबर 2 मैंने क्यों बोला, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 का मतलब क्या है, साई आई इज इक्वल्स टू 1 कैट एंड ब्रा। तो ये वाली टर्म जो होगी यहाँ पे डाल देंगे। इसको मैंने तब अलग से पेन से लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने प्रोजेक्शन ऑपरेटर डाल दिया बीच में, इसको जनरली सॉल्व करा, स्केलर बन गया यहाँ पे, ये इनर प्रोडक्ट बन गया आपके पास, इसको हम, ठीक है, जो आपको कांस्टेंट वैल्यू देगा। आपके पास रिमेनिंग क्या बचा, इतना सा, ठीक है। अब एक बात और याद रखना, साई आई और साई जो है ये सी आई बनाता है। मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि साई ऑफ आई और साई जो है ये क्या बना रहे हैं, इसको देख के बोल रहे हैं हम, ठीक है, सी आई। जैसे हम साई 1 और साई सी 1 बना रहे हैं, ये सी एन तक हम चले गए यहाँ पे। तो इसकी इक्वेशन 4 जो होगी हमारे पास बनेगी, वो क्या बनेगी, सी आई साई 1 साई ऑफ आई, सी आई साई, इसको हम क्या मान लेते हैं सी आई। इस पूरे टर्म को मैंने सी आई मान ली, यहाँ से लेट करते करते हमारे पास ये टर्म बन गई। क्वेश्चन नंबर 4 को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ। ये सी आई क्या बना, ये वाला हिस्सा सी आई और बाकी वाला ये सारे एज इट इज़, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, सबमिशन को एक्सपेंड कर देंगे हम। क्या सी आई का क्या मतलब, C1 C2 C3 CN तक जाएंगे, तो करते रहो। यहाँ पे इसका बेसिस फॉर्म कर दो, C1 C2 C3 ये चले इसके सारे एडिशन 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 में। अब इसको ब्रा की फॉर्म में लिख दो, कैट की फॉर्म में, तो इसको ब्रा की फॉर्म में लिख दो, स्टार लग जाएगा और ब्रैकेट चेंज हो जाएंगी। स्टार लग गया, ब्रैकेट चेंज होगी, स्टार लग गया, ब्रैकेट चेंज होगी। CN का स्टार लग गया, देखो कैट से ब्रा में चेंज होगी, ब्रैकेट देखो चेंज हो गई, ठीक है। अब जो हमने पीछे बनाया कैट एंड साई की टर्म मैंने यहाँ वापस लिख दी, ठीक है। अगर हम साई नॉर्मलाइज्ड है हमारा, तो वो क्या सेटिस्फाई करेगा कि कैट एंड ब्रा का जो था वो 1 होता है, यानी प्रोजेक्शन ऑपरेटर की जो वैल्यू है तो वो सेटिस्फाई करेगा। सो हमने ये स्टार वाली ब्रा वाली टर्म ली, ठीक है। हमने इसको इस फॉर्म में लिखना शुरू कर दिया। अगर नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में है तो ये इसको पक्का सेटिस्फाई करेंगे, तो इस फॉर्म में लिख रहे हैं। यहाँ पे क्या है, ये ब्रा वाला साई लिखेंगे यहाँ पे, तो इसके बाद कैट वाला साई यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में लिख रहे हैं। देखो कैट वाला साई मैंने मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया, ये कैट है ये ब्रा है। जब इनको हम आपस में सॉल्व करते हैं तो हमें ये चीज़ मिलती है, ठीक है। और यार उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। सुनाओ, अब मेरे पास क्या बोला, अब हमारे पास EGS जो है वो बराबर है H के और उससे कम भी है, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी आ जाएगी हैमिल्टोनियन के लिए। हम H को कैसे लिखेंगे, ब्रा के अंदर, H के अंदर, कैट के अंदर। H को किस किस का रखेंगे, ब्रा ब्रैकेट ही कैट ब्रैकेट है, तो ब्रा एंड कैट की वैल्यू तुमको पता ही है। H के इर्द गिर्द लिख दो, ये जो ब्रा की वैल्यू क्या है जो तुमने ऊपर निकाली यहाँ पे, इसके लिए है, और एक कैट के लिए है। तो जो यहाँ पे कैट की भर दो, यहाँ पे ब्रा की भर दो, तुमने यहाँ पे वैल्यूज़ भर दी इस तरह से, ठीक है। ये तुम्हारा वैल्यू भर दी। अब तुमने क्या करना है, मल्टीप्लाई, इस बस फिर से लिख दिया मैंने बाहर में कि कैट का क्या मतलब, कैट ये है और ब्रा ब्रैकेट आपके पास ये है, ठीक है। इन दोनों को यहाँ पुट कर दो, तो मैंने यहाँ पुट कर दी। अब H को मल्टीप्लाई कर रही हूँ। अब H को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रा फॉर्म तो ऐसे रही, कैट फॉर्म में हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे देखो इस तरह से लिख दी, H1 H2 एंड HN। तो E साई इज इक्वल्स टू H साई होता है हमारे पास, तो ये H साई है, H साई H2 साई है ये। तो यहाँ पे हम E लगा सकते हैं क्या, ऑब्वियसली लगा सकते हैं। देखो मैंने E1 ऑफ साई, E2 ऑफ साई 2, EN ऑफ साई n, ऑब्वियसली मैंने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, आपस में इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो C1 का स्टार विद C1 क्या बना देगा, C1 का स्क्वायर, साई 1 एंड साई 1 ये क्या बना देंगे, साई 1 क्या होगा, ये 1 हो जाएगा। जर्नल मल्टीप्लिकेशन करिए, आपको तो आती होगी करने, आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हो तो ना, बेसिक तो पता होगा, कोई बात ही नहीं समझ आ रहा। C1 का स्टार हो, देखो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेम टर्म्स को, ये C1 वाली टर्म है, ये भी C1 वाली टर्म है। स्टार वाली टर्म हो और बिना स्टार वाली टर्म हो तो उसका स्क्वायर बन जाता है इस तरह से, ठीक है। मल्टीप्लाई करके फॉर्म लिखते हैं। C1 वाली एक तरफ कर दी, E1 साई 1
देखो साई वन एक तरफ, 1 1 वाली टर्म एक तरफ, 2 2 वाली टर्म एक तरफ, n n वाली टर्म एक तरफ। ठीक है, अब इसको मैंने सॉल्व करा, C1 का स्क्वायर E1, ये तो 1 होता है अपन लोगों के पास। फिर ये क्या होता है, C2 का स्क्वायर होता है हमारे पास। ठीक है, ये क्या होता है, 1 होता है। ये Cn का स्क्वायर हो गया, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जो रिमेनिंग टर्म्स बचे हमने लिख दिए। अब यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आ गई Ci का स्क्वायर और Ei। अब यहाँ पे हम बोलते हैं कि हमारे पास जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की, वो किस तरह से लिखी जा रही है कि EGS किससे कम है, E1 से, E2 से, E3 से, En से। ठीक है, अब हैमिल्टोनियन को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे Ei की जगह तुम EGS भर दो यहाँ पे। ठीक है, अब तुम जानते हो कि तुम्हारा E1 जो है वो बड़ा ही है EGS से, ऑब्वियसली बड़ा है। सो आपको यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जा रहा है कि 7th इक्वेशन जो तुमने निकाली है ये सारी वही चली हुई है। बिल्कुल तुमको क्लियर हो रहा है कि 7th इक्वेशन क्या कहना चाह रही है कि H जो है बेसिकली वो तुम्हारा बड़ा है EGS से। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर वेरिएशनल प्रिंसिपल। सो H क्या, वेरिएशन प्रिंसिपल एंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ फिजिकल सिस्टम इज इक्वल्स टू द मिनिमम वैल्यू ऑफ H। जो मैंने आपको समझाया डेफिनेशन पीछे। ठीक है, अब तुम सोच रहे हो कि मैंने यहाँ पे तुम्हें क्यों नहीं बताया, देखो फिर से बता, कोई बात नहीं। अगर हम रिप्लेस कर दें EGS को EI से, देन फ्रॉम 7th इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहाँ पे EGS नहीं लिखा जाएगा अगर रिप्लेस कर दें EI को EGS से। तो 7th इक्वेशन क्या बन गई आपके पास, ये बन गई। अब तुम जानते हो, तुमने यहाँ पे लिखा भी कि E1 तुम्हारा बड़ा है EGS से, ये देखो। तो E1 की टर्म, अब E1 की टर्म क्या है तुम्हारे पास, E1 तुम्हारा बड़ा है EGS से। स्टार इक्वेशन तुम जानते हो, तो CI का स्क्वायर EI, और यहाँ पे ये बड़ा है आपका, किससे बड़ा है, EGS से, EGS। ठीक है, EGS की वैल्यू तुमने यहाँ पे भर दी, ये H की वैल्यू है तुम्हारे पास, और नॉर्मल वैल्यू कौन सी है आपके पास, E1 की। ठीक है, सिमिलरली आपको चला पता कि 7th इक्वेशन से आपकी जो 7th इक्वेशन है आपकी CI का स्क्वायर EI, ये किससे बड़ी है, यानी H जो है आपका बेसिकली बड़ा है इससे, EGS वैल्यू से। फिर से बताती हूँ, ये चीज़ हमने बोल दी कि ये टर्म जो है EGS के लिए, और हम जानते हैं कि आपके पास H बड़ा ही होना चाहिए EGS से, एज वी ऑलरेडी नो। सो हम बस यहाँ पे एरो लगा देंगे और इज इक्वल टू कर देंगे, और ये EGS की टर्म है आपके पास, क्योंकि हमने लेट कर लिए EGS के बराबर होता है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट। और ये टर्म मैंने क्या लिखी है, मैंने ये टर्म लिखी है जो H हमने बेसिकली माना था ना हैमिल्टोनियन, फिर हमने एक EGS वाला हैमिल्टोनियन मान लिया, यानी कि हमने बोल दिया कि CI का स्क्वायर EGS होना चाहिए, इस तरह से I इज इक्वल्स टू 1 से लेके n तक। और हैमिल्टोनियन क्या माना था मैंने, हैमिल्टोनियन होता है तुम्हारे पास CI का स्क्वायर EI, n इज इक्वल्स टू, सॉरी I इज इक्वल्स टू 1 से लेके n तक, जो किसके बराबर, इसके बराबर। मतलब यही H की वैल्यू इज़ ग्रेटर देन EGS वाली टर्म, तो EGS वाली टर्म ये है। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट योर क्वेश्चन। सो अगर तुम्हें समझ नहीं आएगा तो फिर से बता दूंगी, मुझे बस कमेंट कर देना। ठीक है, टेलीग्राम पे तुम्हारे मैसेज में इसलिए नहीं देख पा रही हूँ क्योंकि टेलीग्राम पे बहुत सारे बच्चे नोट्स मांग रहे हैं, तो 1 महीने फिर से एक्टिव कर लूँगी अपने टेलीग्राम में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर वीडियो, थैंक यू सो मच। आई होप तुम्हें समझ आई होगी। अगर तुम्हें नहीं चलता है पता, मुझसे बार बार पूछो, कमेंट करो, जितनी बार पूछो उतनी बार बताऊँगी मैं। थैंक यू।